लमो वरिहन्ताडं लमो सिद्धाडं लमो आयरियाडं लमो वज्झायाडं लमो लोये शवशाहुडम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंचमेष्ठी भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। चलिए निकाल लें सभी लोग पेज नंबर 13 और गद्यांश नंबर 22 और 22 में भी तीसरी लाइन से पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, चलिए। कल हमने देखा था कि लोक व्यवहार के लिए नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन चार का निक्षेप किया जाता है। लोक व्यवहार में नाम रखना, स्थापना करना, भविष्य काल या भूतकाल को वर्तमान में कथन करना, या वर्तमान की पर्याय को, वर्तमान क्रिया को वर्तमान में कहना, ये चार चीजें थी। अब इन चारों को चार में लगा करके देखते हैं। कैसे लगा करके? जीव में लगा करके देखते हैं। जैसे 7 तत्व हैं, 7 तत्व में जीव तत्व को ले लिया। अब जीव तत्व को घटित करके दिखाइए नाम में, स्थापना में, द्रव्य में और भाव में। तो घटा रहे हैं। तद यथा नाम जीवाः स्थापना जीवो द्रव्य जीवो भाव जीवाः इति चतुर्धा जीव शब्दार्थो न्यस्यते। समझ मिल गया सबको? कहां से पढ़ रहे हैं? ठीक है। वह तत् यथा, वह इस प्रकार से हैं, उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि नाम जीवा, जीव शब्द नाम के साथ जोड़ेंगे तो नाम जीव बनेगा। स्थापना जीवा, स्थापना के साथ जोड़े स्थापना जीवा। द्रव्य जीवो भाव जीवा इति चतुर्धा, चार प्रकार से जीव शब्दस्य अर्थः निश्यते, जीव शब्द के अर्थ को रखा जाता है। जीवन गुणम अनपेक्ष यस्य कश्चित नाम क्रियमाणम नाम जीवा। जीवन गुणम, जीवन के उन गुणों को बिना देखे, अनपेक्ष बिना देखे ही, यस्य कश्चित नाम, जिस किसी का कोई नाम रख देना, क्रियमाणम मतलब करना, नाम करना, संज्ञा करना, वह नाम जीव कहलाता है। जिसमें वो गुण है भी नहीं फिर भी वो नाम रख देना, वो नाम जीव कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक है। फिर आगे कहा अक्ष निक्षेपादिषु इति चा इति वा, अक्ष निक्षेप आदि में, अक्ष निक्षेप कहलाते हैं, हमने आपको बताया था। जैसे पासे हैं, अक्ष हैं, गोटियां हैं, उनमें
जीवः इति, यह जीव है। मनुष्य जीवः इति वा, ये मनुष्य जीव है, ये मनुष्य है। ऐसा व्यवस्थाप्यमानः स्थापना जीवः, ये इस प्रकार से स्थापित करना स्थापना जीव कहलाता है। स्थापना जीव कैसे बना? अक्ष निक्षेपादिषु जीवः इति, अक्ष निक्षेप आदि में, पासे आदि में कहना कि ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये प्यादा है, ये ठीक है। फिर दूसरा, मनुष्य जीवः इति वा व्यवस्थाप्यमानः इति स्थापना जीवः, अथवा ये मनुष्य जीव है ऐसी स्थापना करना, ये स्थापना जीव है। समझ में आ गया? आगे कहा द्रव्य जीवो, हाँ, द्रव्य जीवो द्विविधा, द्रव्य जीव दो प्रकार का है। आगम द्रव्य जीवो नोआगम द्रव्य जीवः चायति, आगम द्रव्य जीव और नोआगम द्रव्य जीव, ठीक है। अब द्रव्य जीव के कितने भेद हैं? दो, आगम द्रव्य जीव और नो आगम द्रव्य जीव। नो आगम द्रव्य जीवः त्रेधा। अब जो नो आगम द्रव्य जीव है वो, एक मिनट, आगम द्रव्य जीव की परिभाषा रह गई। तत्र मतलब वहां पर, जीव प्राभृत ज्ञायी, मनुष्य जीव प्राभृत ज्ञायी वा अनुपयुक्त आत्मा आगम द्रव्य जीवा। तत्र मतलब उसमें जीव प्राभृत ज्ञायी, जीव संबंधी ज्ञान होना, मनुष्य जीव प्राभृति ज्ञायी, मनुष्य जीव संबंधी ज्ञान होना, व अनुपयुक्त आत्मा, और उससे अनुपयुक्त आत्मा। किसी में अन्य किसी जीव का ज्ञान हो रहा है या मनुष्य का ज्ञान हो रहा है, लेकिन उस पर्याय से उपयुक्त नहीं है, सहत नहीं है आत्मा, ऐसा आगम द्रव्य जीव कहलाता है। समझेंगे? जैसे हमने समझा था कि हम किसी को डॉक्टर कहने लगे, वो डॉक्टर अभी बना नहीं है, डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहा है, अभी डॉक्टर बना नहीं है, फिर भी हम उसको डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो उसके विषय का ज्ञान हो जाना, अभी वो उस पर्याय से युक्त नहीं है। अनुपयुक्त आत्मा, उपयुक्त नहीं है उससे, आत्मा से युक्त नहीं है उस पर्याय से, फिर भी उसको वैसा कहना, वो आगम द्रव्य जीव है। ठीक है। फिर कहा नो आगम द्रव्य जीवा त्रेधा, नो आगम द्रव्य जीव जो है वो त्रेधा मतलब तीन प्रकार का है। व्यवस्थिष्ठते, व्यवतिष्ठते, व्यवस्थिष्ठते नहीं, व्यवतिष्ठते लिखा है। व्यवतिष्ठते ज्ञायक शरीर भावी तद व्यतिरिक्त भेदात, नो आगम द्रव्य जीव के त्रिधा तीन प्रकार से व्यवतिष्ठते मतलब ठहरता है या उसको जाना जाता है, तीन प्रकार से उसकी व्यवस्था बनती है नो आगम द्रव्य जीव की। ज्ञायक शरीर, पहला भेद है ज्ञायक शरीर, दूसरा भेद है भावी, तीसरा भेद है तद व्यतिरिक्त भेदात। ये तीन भेद हैं नो आगम द्रव्य जीव के। तत्र ज्ञातुः यत् शरीरम, ज्ञाता का जो शरीर है, ज्ञातुः यत् शरीरम त्रिकाल गोचरम तत् ज्ञायक शरीरम, ज्ञाता का जो शरीर त्रिकाल गोचर है, तीनों कालों में जाना जा सकता है, भूतकाल में, भविष्य काल में, ऐसे कालों में कि भूतकाल में ये शरीर कौन सा था, भविष्य काल में कौन सा होगा, वो जो तद गोचर है, तद ज्ञायक शरीरम, उसको ज्ञायक शरीर कहते हैं। मतलब किसी को देव पुरुष कहना, वो देव है नहीं, देव बनेगा तो उसको देव पुरुष कहा जा रहा है, तो वो ज्ञायक शरीर है ऐसा। सामान्य अपेक्षया नो आगम भावी जीवो नास्ति, सामान्य अपेक्षा से नो आगम भावी जीव नास्ति मतलब नहीं होता। सामान्य अपेक्षया, सामान्य की अपेक्षा से नो आगम भावी जीव नास्ति, सामान्य की अपेक्षा से नो आगम भावी जीव जो है वो नहीं होता।
देखें, आगम जीव और नो आगम जीव, इसको अपन समझते हैं नो आगम जीवः। नो आगम जीवः तात्पर्य हुआ, एक मिनट, नो आगम जीवः जो है, ये क्या हो रहा है, थोड़ा मिस्टेक। आवाज आ रही है क्लियर आप लोगों को? ठीक है। नो आगम जीवः सामान्य अपेक्षया नो आगम भावी जीवः नास्ति। सामान्य अपेक्षा से नो आगम भावी जीव नहीं है। जीवन सामान्यस्य सद अपि विद्यमानत्वात्, जीवन सामान्य की अपेक्षा से सत होने पर भी विद्यमानत्वात्, वह विद्यमान है। समझेंगे, सामान्य अपेक्षा से नो आगम भावी जीव, जैसे हमने कहा सिद्ध, किसी को सिद्ध कहना, ये सिद्ध है, लेकिन वो सामान्य अपेक्षा से तो सिद्ध नहीं है, सिद्ध नहीं है सामान्य अपेक्षा से। लेकिन जीव सामान्य से सत अपि, जीव सामान्य की अपेक्षा से, जीव सत्ता की अपेक्षा सत है, विद्यमान है। विद्यमानत्वात्, विद्यमान होने के कारण, एक मिनट, सामान्य अपेक्षया नो आगम भावी जीवः नास्ति, जीवन सामान्य जीवन सामान्यस्य सत अपि विद्यमानत्वात्। ठीक है। विशेष अपेक्षा तो अस्ति, विशेष अपेक्षा से तो भावी जीव होता है। कैसे? तो इन्होंने कहा गत्यंतरे जीवो व्यवस्थितः मनुष्य भवम प्राप्तिम प्रत्यभिमुखो मनुष्य भावी जीवः। गत्यंतरे जीवो व्यवस्थितः, गत्यंतरे मतलब गति अंतर, मतलब दूसरी गति में, गत्यंतरे का तात्पर्य होता है दूसरी गति में। जीवः व्यवस्थितः, जीव व्यवस्थित है। मनुष्य भवम प्राप्तिम प्रत्यभिमुखा, अब मान लीजिए कोई जीव त्र्यंच गति में है। किस गति में अवस्थित है? व्यवस्थित है त्र्यंच गति में। त्र्यंच गति में व्यवस्थित है, स्थित है। वो मनुष्य भव की प्राप्ति के प्रत्यभिमुख है, मनुष्य भव को प्राप्त करने के लिए तैयार है। तो मनुष्य भावी जीव, उसको मनुष्य भावी जीव कहा जाएगा। कोई सिद्ध बना नहीं है, सिद्ध बनने की तैयारी में है, तो उसे सिद्ध भावी जीव कहा जाएगा। समझ में आया? सामान्य अपेक्षा से तो वो सिद्ध भावी जीव होता नहीं। हाँ रुचि जी, आपकी जिज्ञासा? जय भैया जी। हाँ जी। भैया जी थोड़ा सा मतलब ये समझ नहीं आ रहा है, एक बार और समझा दीजिए। आगम द्रव्य जीव, नो आगम द्रव्य जीव। ठीक है, देखिए, द्रव्य जीव के दो भेद, एक तो आगम द्रव्य जीव और नो आगम द्रव्य जीव। ठीक है। हम्म। हम्म। आप सभी ने सबसे पहले आगम द्रव्य जीव पढ़ा। आगम द्रव्य जीव में कहा कि उसको उस वस्तु का ज्ञान है, मतलब जीव संबंधी ज्ञान है या मनुष्य भाव संबंधी ज्ञान है, लेकिन वो मनुष्य नहीं है। जैसे तो उस उपयोग से उपयुक्त नहीं है। जैसे समझना, किसी को डॉक्टरी का ज्ञान है लेकिन अभी डॉक्टर बना नहीं है, हम्म। फिर भी उसको डॉक्टर कहा जा रहा है कि नहीं कहा जा रहा है? हम्म। ऐसा, ये तो हुआ आगम द्रव्य जीव। लेकिन अब भैया नो आग, इसमें ये लेकिन भैया इसमें ये क्यों कहा कि मतलब दो चीजों को अलग अलग भिन्न क्यों किया कि जीव का ज्ञान है और मनुष्य का भी ज्ञान है? वो तो सामान्य अपेक्षा से कि एक जीव मात्र का ज्ञान रखना, समस्त जीवों का हम्म। ज्ञान रखना, या मनुष्य जीव का ज्ञान रखना, ऐसे अच्छा। उदाहरण के लिए। अच्छा। हम्म। ठीक है। ठीक। फिर नो हम्म। आगम द्रव्य जीव के इन्होंने तीन भेद किए। नो आगम द्रव्य जीव में इन्होंने सबसे पहले लिया ज्ञातु शरीर, ज्ञायक का शरीर, ज्ञाता का हम्म। जो शरीर है। इन्होंने स्पष्ट कुछ नहीं दिया, कि उन्होंने कहा कि त्रिकाल गोचरम तद ज्ञायकम शरीरम, जो त्रिकाल गोचर है, त्रिकाल गोचर मतलब भविष्य काल में भी देखा जा रहा है, ये शरीर वाला है, ये पूर्व में इस शरीर वाला था, वर्तमान में इस शरीर वाला है। तो जो शरीर की गणना की जा रही है त्रिकाल गोचर, मतलब भविष्य में क्या होगा, भूत में क्या था, ऐसी गणना ये ज्ञाता का शरीर हुआ। हम्म। ठीक है, ऐसा ज्ञाता ज्ञान यानी हुआ। ज्ञाता यानी हम सभी भैया मतलब हाँ, हम सभी आत्मा, जीवात्मा। ठीक है। फिर इन्होंने लिया
कि भावी भावी जो नो आगम का एक भावी भेद किया था, भावी सामान्य से कोई भेद बनता नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, क्योंकि जीवन सामान्य से सत अपि विद्वानत्वात्, जीवन सामान्य तो उसका यहाँ विद्यमान है, अभी वो भविष्य में वहां पहुंचा ही नहीं है, कोई अभी त्रयंच गति में ही व्यवस्थित है, मनुष्य बना नहीं है, मनुष्य गति की ओर प्रत्यभिमुख है, बढ़ गया है। तो बोले सामान्य अपेक्षा से तो ये बनेगा नहीं, विशेष अपेक्षा तो अस्ति, विशेष अपेक्षा से तो है। कैसे है? तो उन्होंने कहा गत्यंतरे जीवा व्यवस्थिता, कोई दूसरी गति में जीव व्यवस्थित है, मतलब त्रयंच गति में कोई जीव अवस्थित है, उदाहरण के लिए। फिर मनुष्य भवम प्राप्तिम प्रत्यभिमुखा, वह मनुष्य भव की प्राप्ति के लिए प्रत्यभिमुख हुआ, मनुष्य भव की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ा, कि उसको प्रत्यभिमुख होता है आगे बढ़ना, जाना। ठीक है, मनुष्य भावी जीवा, उसको कहेंगे मनुष्य भावी जीवा, ये भविष्य में मनुष्य होगा, अभी है नहीं मनुष्य, ठीक है, मनुष्य होगा, है तो त्रयंच अभी। ठीक है, ये अपेक्षा। फिर इन्होंने कहा तद व्यतिरिक्त कर्म नौ कर्म विकल्पा, अब इन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन तद व्यतिरिक्त मतलब वो व्यतिरिक्त क्या है, तो कहा कर्म और नौ कर्म के विकल्प वाला। कर्म और नौ कर्म विकल्प क्या होता है? कर्म कहलाते हैं ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, और नौ कर्म कहलाते हैं शरीर आदि, जो कर्म तो नहीं है लेकिन कर्म बंध में कारण है, उनको नौ कर्म कहा जाता है। नौ कर्म की परिभाषा क्या? जो कर्म तो नहीं है लेकिन कर्म बंध में कारण है, उन्हें नौ कर्म कहते हैं। तो उनकी अपेक्षा से विकल्प मतलब भेद, विकल्प मतलब भेद, ये कौन से कर्म को भविष्य में प्राप्त करेगा, या भूत में पहले इसके कौन कौन से कर्म थे, या कौन कौन से नौ कर्म को प्राप्त कर चुका है, आगे कौन कौन से नौ कर्म को प्राप्त करेगा, तो उसको तद व्यतिरिक्त कहा। व्यतिरिक्त मतलब उससे अलग है, कर्म और नौ कर्म आत्मा से अलग हैं, आत्मा के गुण नहीं है, इसीलिए उसको तद व्यतिरिक्त कहा। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने स्पष्टीकरण और दिया नहीं इससे ज्यादा। ठीक है, फिर आगे कहा कहा पढ़ रहे थे, हाँ, भाव जीवो द्विविधा, अब भाव जीव के दो भेद, द्रव्य जीव के दो भेद आए थे, अब भाव जीव के दो भेद, आगम भाव जीव नो आगम भाव जीव च इति। देखिए, नाम जीव का कोई भेद नहीं था, स्थापना जीव का कोई भेद नहीं था, फिर आए थे द्रव्य, द्रव्य के 3 भेद किए थे उन्होंने, वो पहले तो 2 किए थे मुख्य भेद, 2 मुख्य भेद कौन कौन से किए थे? आगम द्रव्य जीव और नो आगम द्रव्य जीव। फिर आगे बढ़े तो अब भाव पर आए, तो भाव के भी 2 भेद कर रहे हैं, तो भाव जीव द्विविधा, भाव जीव जो है वो 2 प्रकार का है, आगम भाव जीव नो आगम भाव जीव चा, आगम भाव जीव और नो आगम भाव जीव। अब परिभाषा देखते हैं, तत्र जीव प्रावृत विषय उपयोग आविष्टाः, मनुष्य जीव प्रावृत विषय उपयोग युक्तः वा आत्मा आगम भाव जीवः। तत्र मतलब वहां पर, जीव प्रावृत जीव संबंधी विषय के उपयोग से, आविष्ट मतलब सहित, देखो ये परिभाषा पहले भी आई थी थोड़ी सी, जो आगम द्रव्य जीव में आया था, आगम द्रव्य जीव में उन्होंने कहा था अनुपयुक्त आत्मा, उपयुक्त आत्मा नहीं कहा था, वहां तो कहा था उस उपयोग से रहित है वो आत्मा। यहां कह रहे हैं कि जीव आदि विषय के उपयोग से आविष्ट मतलब सहित, मनुष्य जीव संबंधी, मनुष्य जीव प्रावृत, प्रावृत मतलब संबंधी, मनुष्य जीव संबंधी विषय से उपयुक्त आत्मा, आत्मा आगम भाव जीव, आगम भाव जीव है। जब अपन भाव की परिभाषा पढ़ रहे थे तो आया था कि तत्पर्यायण, तत्पर्यायण आया था कि उस पर्याय से जो युक्त है वही आगम वो भाव है। हमने आपको उदाहरण दिया था कि पढ़ते समय वो विद्यार्थी है,
खाते समय, खाना पकाते समय वो रसोइया है। समझ में आया? जो काम जिस समय वो कर रहा है उस समय वो है। तो इन्होंने कहा कि जीव संबंधी ज्ञाता होने से उससे उपयुक्त होना। अगर किसी जिस भी क्रिया से मनुष्य पर्याय से युक्त है, मनुष्य का ज्ञान भी है और मनुष्य पर्याय से युक्त भी है, किसी कार्य किसी जीव का ज्ञान भी है और उस पर्याय से युक्त भी है, तो वर्तमान तत्पर्याय को कथन करना वो आगम भाव जीव कहलाएगा। ठीक है, आगे कहा जीवन पर्यायेण मनुष्य जीवत्व पर्यायेण वा समाविष्टः आत्मा नो आगम भाव जीव। अब वहां तो जो पहले कहा था कि जीव संबंधी ज्ञान और उससे आविष्ट आत्मा, यहां कह रहे हैं उस संबंधी पर्याय और उससे आविष्ट, उससे सहित, समाविष्ट मतलब सहित। अब जीवन पर्याय मतलब किसी भी जीवन पर्याय को प्राप्त हुआ, नारकी हुआ, त्र्यंच हुआ, या कोई भी जीवत्व पने को प्राप्त हुआ, उस पर्याय से युक्त होना। अथवा मनुष्य जीवत पर्यायेण, मनुष्य जीव पर्याय से समाविष्ट मतलब सहित है, समाविष्ट है। आत्मा वह जो आत्मा है, नो आगम भाव जीव, वह नो आगम भाव जीव कहलाती है। ठीक है, हाँ जी, पुष्पा जी आपको अनम्यूट किया जा रहा है। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। ये हमें समझ नहीं आ रही है, भाव आगम जीव जीव आगम, इस सब की परिभाषा कैसे, मतलब क्या, कैसे देखिए ये विषय, देखो हमने आपको कहा था पहला अध्याय और पांचवा अध्याय थोड़ा सा क्लिष्ट आएगा। ये विषय स्पर्श नहीं करते लोग, बहुत सारे विद्वान को स्पर्श नहीं कर पाते। अपन को क्या करना, अपन को सामान्य से इनके भेद जान लो, इतनी गहरी डेफिनेशन इनकी आने वाली नहीं है आपके पेपर में। नहीं आएगी, ये निश्चित मान करके चलिए, इतनी गहरी तो नहीं पूछेंगे वो कि आगम। आप तो भेद याद कर लो कि नु आगम द्रव्य जीव, आगम द्रव्य जीव, फिर भाव के भी उन्होंने भेद किए। सामान्य से आपको जो भेद पूछे जाएंगे वो आपको लिखना है। इतना एक कठिन, इतना विषय पूछा भी नहीं जाएगा अपन, लेकिन समझना अपन को सब है। ठीक है, हाँ जी। समझ में नहीं आ रहा? नहीं आया समझ में? देखो हमने क्या कहा, किसी वस्तु के ज्ञान से युक्त है और उस पर्याय से युक्त है। जैसे हमें किसी वस्तु का ज्ञान है, जैसे हमें अब मनुष्य पर्याय का ज्ञान है और मैं मनुष्य पर्याय से युक्त हूं, या मनुष्यत्व तो मेरे में है, तो ये तो हो गया आगम भाव जीवा। अब यहां पर आगम वो नो आगम भाव जीवा क्या कहलाएगा? नो आगम भाव जीवा कहलाएगा तत्पर्यायेण युक्त। अब उस पर्याय से युक्त, उस पर्याय का ज्ञान भी है और उस पर्याय से युक्त भी है। और द्रव्य में जब ये परिभाषा आई थी, जब द्रव्य में ये परिभाषा आई थी, तब वो उस पर्याय से युक्त, पर्याय का ज्ञान था, उपयोग से युक्त नहीं था। हमने आपको सामान्य से जब उदाहरण बताया था कि जो अभी वर्तमान में पढ़ने का काम कर रहा है, तो पढ़ाई संबंधी ज्ञान भी हो रहा है और विद्यार्थी भी है, ये तो भाव हुआ। अब उसको विद्यार्थी का ज्ञान है, पढ़ाई संबंधी भी ज्ञान है, लेकिन अभी विद्यार्थी भी नहीं है और पढ़ भी नहीं रहा है, वो जाएगा द्रव्य आगम जीव में। आया समझ में? जी धन्यवाद। ठीक। आगे कहा एवं इतरेशम अपि पदार्थानां नामादि निक्षेप विधिर नियोज्य। हाँ मोनिका जी, आपकी कोई जिज्ञासा? हाँ जी। हाँ जी भैया जी, अगर इसको ना एक दो और जैसे जीव का अजीव में भी घटित करके आप बताएं ना, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे से। अभी थोड़ा अच्छे से नहीं आ पा रहा है। प्रयास करते हैं हम भी। हाँ जी। हाँ पायल जी। भैया जी, इसमें ये जो आगम भावजीव और नो आगम भावजीव है,
उन दोनों में ही वो ये उपयोग से युक्त है और आत्मा से युक्त है, फिर डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों में? देखिए, इन्होंने कहा जीव संबंधी ज्ञान से युक्त होना, ज्ञान से युक्त है। जैसे इन्होंने कहा तत्र जीव प्रावृत विषय उपयोग आविष्टः। तत्र मतलब वहां पर, जीव प्रावृत जीव संबंधी, विषय मतलब विषय से, ज्ञान से, और उसके उपयोग से, तद्रूप उपयोग से, आविष्टः मतलब सहित है। विषय का ज्ञान है मतलब शास्त्र का ज्ञान है और उसी में उपयोग है। ठीक। फिर आया मनुष्य जीव प्रावृत विषय उपयोग युक्त हवा आत्मा। मनुष्य जीव संबंधी ज्ञान है और उसके उपयोग से आविष्ट है आत्मा, सहित है आत्मा उसके उपयोग से। अब इन्होंने कहा आगे नो आगम में, जीवन पर्यायेण मनुष्य जीवत्व पर्यायेण वा, जीवन पर्याय से और मनुष्य जीवत्व पर्याय से, समाविष्ट आत्मा, समाविष्ट आत्मा, समाविष्ट मतलब सहित। अब मनुष्य है तो मनुष्य पर्याय से भी सहित है, उसका ज्ञान, उसके उपयोग से और ज्ञान से भी सहित है और उस पर्याय से भी सहित है। समझ में आया? ऐसे ही कोई जीव संबंधी, मान लो वो त्रियंच है, तो त्रियंच के उपयोग से भी सहित है और उपयोग के साथ त्रियंच की पर्याय में भी वो है, वो नो आगम भाव जीव कहलाएगा। ठीक है। एवं इतरेषां पदार्थानां नामादि निक्षेप विधि नियोज्य। एवं मतलब इस प्रकार, इतरेषां मतलब अन्य, अपि अन्य के भी, अन्य पदार्थों के भी, अन्य पदार्थानाम अपि अन्य पदार्थों के भी, नाम निक्षेप आदि विधि को नियोजित कर लेना चाहिए, जोड़ लेना चाहिए। अब जैसे इन्होंने कहा, अब अपन इसको मान लो सम्यक दर्शन में घटा करके देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आप दूसरे उदाहरण से। तो पहले नाम जीव क्या कहलाएगा? नाम जीव का मतलब कहलाएगा जिसने अपना नाम रख लिया है, एक ने सम्यक दृष्टि ही नाम रख लिया। किसी लड़की का नाम क्या हो गया? सम्यक दृष्टि। एक साथ पूरा नाम रख लिया, किसी ने अपना क्या नाम रख लिया? सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि शब्द रखने से वो सम्यक दर्शन गुण से युक्त हो, ये जरूरी नहीं है। समझ में आया? फिर नाम के बाद स्थापना। कोई सम्यक दृष्टि है नहीं, फिर भी उसमें सम्यक की स्थापना करना कि ये सम्यक दृष्टि है। समझ में आया? वो तो कहलाएगा सम्यक दृष्टि की स्थापना करना, किसी में सम्यक तो गुण की स्थापना करना। कोई भी वस्तु ले लो, मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को अपन कह रहे हैं कि इसमें सम्यक की स्थापना कर दी, तो हो जाएगी क्या? स्थापना निक्षेप से हो जाएगी। स्थापना निक्षेप से इसको हम सम्यक दृष्टि कह सकते हैं, स्थापना निक्षेप से। ठीक है। अब आते हैं आगम द्रव्य, वो द्रव्य, द्रव्य सम्यक दृष्टि। द्रव्य सम्यक दृष्टि में अपन लगा करके देखेंगे। अब मान लो ये इन्होंने कहा था कि द्रव्य जीवो द्विविधा, आगम द्रव्य जीवो नो आगम द्रव्य जीवा। अब कोई जीव सम्यक्त्व के ज्ञान से युक्त है, मतलब सम्यक्त्व का ज्ञान तो जानता है, लेकिन सम्यक्त्व का ना उपयोग है। वो जानता है 7 तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, लेकिन 7 तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, लेकिन वो सम्यक्त्व के उपयोग से रहित है, सम्यक्त्व रूप उपयोग नहीं है उसका। जैसे कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, वो 7 तत्वों का उपदेश दे सकता है कि नहीं दे सकता है? 7 तत्वों के उसको नाम याद होंगे कि नहीं होंगे? देवशास्त्र गुरु की सच्ची परिभाषा जानता होगा कि नहीं जानता होगा? जानता होगा, लेकिन उसके उपयोग से रहित नहीं है। ठीक है, ना था ना होगा। ठीक है, ये अर्थ। फिर आगे कहा
नो आगम द्रव्य जीव के उन्होंने 3 भेद किए, ज्ञायक शरीर, भावी, ज्ञायक शरीर, फिर भावी, फिर तद व्यतिरिक्त। अब मान लीजिए कोई वस्तु है, सम्यक दृष्टि नाम की कोई गुण है। अब वो सम्यक दृष्टि नाम का जो गुण है, वह सम्यक दृष्टि नाम का जो गुण है वह किसी में भविष्य में भी नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा, लेकिन ज्ञातु शरीर त्रिकाल गोचर। मान लीजिए किसी के हो सकता है भविष्य पहले हुआ था सम्यक दृष्टि वो, या भविष्य में होगा, तो वो त्रिकाल गोचर कहलाएगा। अभी सम्यक दृष्टि है नहीं, या तो भविष्य में होगा या पहले वो सम्यक्त्व के गुण से युक्त था, अभी सम्यक दृष्टि नहीं है, तो वो कहलाएगा नो आगम द्रव्य जीव। फिर आगे कहा सामान्य अपेक्षा भावी। इन्होंने कहा सामान्य अपेक्षा से भावी जीवो नास्ति, मतलब भावी सम्यक दर्शन नहीं होता सामान्य अपेक्षा से। अब सम्यक दर्शन गुण को लगाएंगे तो सामान्य अपेक्षा से भविष्य में सम्यक दर्शन उस पर्याय में हमें होगा कि नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। समझ में आया? भविष्य में वो सम्यक दर्शन हमें होगा ये जरूरी नहीं है, वो गुण हमें होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन विशेष अपेक्षा से गत्यांतरे जीवो व्यवस्थितो मनुष्य भवम प्राप्तिम। अभी तो वो मान लीजिए ऐसी स्त्री पर्याय में, या कोई मान लीजिए वो 4 इंद्रिय जीव है। अब 4 इंद्रिय जीव को तो सम्यक दर्शन होता नहीं, तो 4 इंद्रिय जीव की पर्याय में है अभी, लेकिन भविष्य में मनुष्य बनकर के सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, उस सम्यक गुण को प्राप्त करेगा। तो गत्यांतर की अपेक्षा से दूसरी गति में जाकर के वो मनुष्य भाव की या मनुष्य भाव प्राप्ति के अभिमुख है, तो वहां वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। ये कहलाएगा भावी सम्यक्त भावी जीव, मतलब वो जीव सम्यक्त को भविष्य में प्राप्त कर सकता है। वर्तमान में 4 इंद्रिय को कभी किसी को सम्यक्त होता नहीं, तो वो 4 इंद्रिय की अवस्था में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेगा। समझ में आया? फिर लगाते हैं तद व्यतिरिक्त कर्म नो कर्म विकल्प, उससे व्यतिरिक्त कर्म नो कर्म विकल्प। अब सम्यक दर्शन से कुछ अलग गुण हो, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये व्यतिरिक्त हैं, अलग हैं। जो सम्यक्त्व के गुण तो नहीं है, जो सम्यक्त्व के गुण तो नहीं है लेकिन उससे अतिरिक्त हैं, उनसे युक्त हो सकता है, उनसे युक्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है वो सम्यक दर्शन? हो सकता है उन गुणों से युक्त। जैसे सम्यक साथे ज्ञान होए, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हो रहा है, वो भविष्य में होगा जब सम्यक दर्शन होगा, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान का जो गुण है वो सम्यक ज्ञान का गुण ज्ञान गुण अलग है, सम्यक दर्शन का गुण अलग है, वो श्रद्धा का है, वो मोहिनी कर्म के अभाव से बनता है। दर्शन गुण मोहिनी कर्म के अभाव से बना, सम्यक ज्ञान गुण ज्ञानावरण के 6 उपशम से बना। दोनों गुण मिल नहीं सकते कभी एक दूसरे में, लेकिन हो तो एक साथ रहे हैं। समझ में आया? कभी पहले प्राप्त किया था, भविष्य में फिर प्राप्त करेगा। नहीं आया समझ में? सम्यक दर्शन गुण जो है वो कौन से कर्म की अपेक्षा से बनता है, कौन बताएगा? सम्यक दर्शन। और सम्यक ज्ञान गुण कौन से कर्म के उपसम 6 उपसम से बनता? मोनिका जी। हाँ जी। सम्यक दर्शन गुण तो मोहिनी कर्म के अनंतानुबंधी 4 और दर्शन मोहिनी है कि 3 प्रकृति के 6 उपशम से बनता है। बिल्कुल सही। और सम्यक ज्ञान? सम्यक ज्ञान ज्ञानावरणी कर्म के 6 उपशम से बनता है। ठीक, बिल्कुल सही, ये हमने बता भी दिया था। हम आप लोगों की एकाग्रता आपने सुना कि नहीं सुना? देखो, मोहनीय कर्म के जो दर्शन गुण है, आप दर्शनावरणी में नहीं लगा लेना, सम्यक दर्शन जो गुण है, क्या वो गुण कभी मोहनीय का वो ज्ञान गुण को प्राप्त हो सकता है? सम्यक दर्शन गुण नहीं हो सकता।
तद व्यतिरिक्त भाव है। ऐसे ही कर्म नो कर्म विकल्प का तात्पर्य है, ये जो जीव में लगाए थे कर्म नो कर्म विकल्प, क्योंकि वो जीव के साथ बनते हैं तद व्यतिरिक्त भाव में। सम्यक दर्शन के साथ जो बनता है वो सम्यक ज्ञान बनता है, तो अपन सम्यक ज्ञान में लगा लेते हैं कि सम्यक ज्ञान तो जो बना वो ज्ञानावरणी के 6 उपसम से बना, और जो सम्यक दर्शन बना वो 7 प्रकृतियों के उपसम 6 उपसम से बना। ठीक है, ये मोहिनी का है, ये कभी दर्शन रूप ज्ञान रूप नहीं हो सकता, और ज्ञान रूप वाला जो कभी दर्शन रूप नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा। फिर आगे और लगा करके देखते हैं, भाव जीवो द्विविधा। अब भाव जीव की जगह अपन भाव सम्यक दृष्टि द्विविधा लगा लेते, आगम भाव जीव और नो आगम भाव जीव। आगम भाव, वो आगम भाव सम्यक दर्शन और नो आगम भाव सम्यक दर्शन, ऐसा लगाएंगे। आगम भाव सम्यक दर्शन क्या कहलाएगा? आगम भाव सम्यक दर्शन कहलाएगा कि जिसको सम्यक दर्शन का ज्ञान है और उसके उपयोग से युक्त है। उदाहरण के लिए ये तो ऐसे ही लगाए जाएंगे क्योंकि ये लोक व्यवहार के लिए हैं। आप ये सोचो कि उसका उदाहरण किसमें घटित होगा, तो घटित नहीं होगा उदाहरण, लोक व्यवहार के लिए, कि जो नो वो आगम भाव सम्यक दर्शन गुण होगा, आगम भाव सम्यक दर्शन गुण होगा कि जो सम्यक दर्शन के ज्ञान से युक्त है और उसके उपयोग से युक्त है, वो भाव। और नो आगम सम्यक दर्शन का गुण बनेगा कि जो सम्यक दर्शन के ज्ञान से युक्त है, उपयोग से भी युक्त है और तत्पर्याय से भी युक्त है। उसकी पर्याय जहां जहां वो संभव है, जैसे एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय को कभी सम्यक दर्शन नहीं होता, तो वहां संभव नहीं है। ठीक है, तो वो पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय में ही संभव है। फिर अब 1 से 7 नरकों में अपन नरक गति में लगा लें, तो नरक गति में भी 7 नरकों में 7 पृथ्वियों में सम्यक दर्शन संभव है, उसका उपयोग से युक्त, उसकी पर्याय से युक्त संभव है। त्रियंच गति में अपन ने लगा ही लिया कि 1 से 4 इंद्रिय तक तो बनेगा नहीं, बनेगा तो पंचेंद्रिय के बनेगा, पंचेंद्रिय में भी संगी के बनेगा। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो अपन मनुष्यों में लगा लेते हैं, तो मनुष्यों में सभी मनुष्यों के सम्यक दर्शन बन सकता है, उसके उपयोग से युक्त और उसकी पर्याय से युक्त। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, अभव्य को छोड़ करके, अब उसमें योग्यता ही नहीं होगी तो कैसे करेगा। फिर उसके बाद देवताओं में लगा लें, तो देवताओं में भी सभी देवताओं को सम्यक दर्शन हो सकता है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक। अभी पर्याप्तक अपर्याप्तक नहीं लगाना कि पर्याप्त अवस्था में कौन, अपर्याप्त अवस्था में कौन। आप तो ये मान करके चलो कि पर्याप्त अवस्था की बात कर रहे हैं अपन, कि पर्याप्त अवस्था में तो सभी देवताओं के, सभी देवियों के सम्यक दर्शन बन सकता है। ठीक है, तो इस अपेक्षा से उस पर्याय से युक्त, सम्यक दर्शन की पर्याय से युक्त कोई हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से। अब इन्होंने अजीब आदि के उदाहरण दिए नहीं। अब अजीब के उदाहरण तो घटित होंगे, कैसे होंगे वो हमें, हमारी भी समझ से बाहर है। अपन मान लो जीव का तो घटा दिया उन्होंने, अजीब का भी घटा देते आचार्य महाराज तो बढ़िया रहता। फिर आश्रव का भी घटाते, आश्रव में नो आगम आश्रव कैसे बनेगा, ये सब महाराज घटा करके देते तो बढ़िया रहता। उन्होंने घटाया नहीं, उन्होंने तो कह दिया कि ये त्रेषाम अपि पदार्थानाम नामादि निक्षेप विधि नियोज्य, ऐसे अन्य निक्षेप आदि विधि से उनको नियोजित कर लेना चाहिए। अब यहाँ जो पंडित जी ने हिंदी अर्थ किया, उन्होंने भी ऐसा शायद नहीं घटाया, विशेषार्थ वगैरह में घटाया क्या? नहीं घटाया। पंडित जी ने भी, जो कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री, फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, उनने भी नहीं घटाया। अब देखो, जो वर्णन मिला नहीं तो उनने, हो सकता है, देखो कुछ विषय ऐसे हैं जो अछूते हैं, जिन विषयों पर अभी बहुत सारे स्थानों पर आप ये भी देखोगे कि संस्कृत में जो कुछ शब्द लिखे हैं उनका हिंदी अर्थ नीचे किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि हो सकता है कि आगम का वर्णवाद ना हो जाए उसका हिंदी अर्थ करने में, उसका भाव समझ में नहीं आया तो नहीं किया पंडित जी ने। तो उन्होंने विशेष, अब पंडित जी फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री बहुत ज्ञानी थे, वो घटा भी सकते थे अगर उनका, फिर उन भी उनने नहीं घटाया।
वो कैसी परिस्थिति रही, क्या रही, या उनके जो भी नहीं बना होगा, या अब कभी किन्हीं महाराज जी के पास बैठेंगे हम भी, तो हम भी चर्चा कर लेंगे कि महाराज ये सूत्र हमें विशेष घटा करके दिखाइए, नो आगम द्रव्य जीव में जैसे जीव में घटाया है ऐसे अजीव में घटा के बताइए। तो किन्हीं महाराज के पास बैठ करके चर्चा करेंगे, बताते हैं, आप लोगों को भी बताएंगे अभी कभी महाराज जी के पास जाना हुआ कि नहीं। चलिए, स किमर्थम, वह किस लिए, तो कह रहे हैं अप्रकृत निराकरणाय प्रकृत निरूपणाय च, ये इन्होंने क्या विषय दे दिया है, अच्छा, कि ये निक्षेप आदि विधि का आपने निरूपण क्यों किया है, इसकी जरूरत क्या थी लोक व्यवहार की बीच में देने की, कि ये निक्षेप आदि कहना ये जरूरी क्यों था। सा किमर्थम, वह किस लिए, तो कह रहे अप्रकृत निराकरणाय प्रकृत निरूपणाय च। अप्रकृत, अप्रकृत का तात्पर्य होता है जो प्रकरण में नहीं चल रहा है, उस प्रकरण के निराकरण के लिए, और प्रकृत निरूपणाय, और प्रकृत मतलब जो विषय चल रहा है उसके निरूपण के लिए। देखो, सम्यक दर्शन को समझने के लिए, जीव आदि को समझने के लिए लोक व्यवहार का जानना जरूरी है। हमने आपको बताया था किसी हर आत्म जीव का नाम हमने जीव रख दिया, ये भी जीव है ये भी जीव है, तो लोक व्यवहार कैसे चलेगा। तो इसके लिए ये आवश्यकता है। हमने कहा सम्यक दर्शन नाम ही क्यों रखा, कुछ और रख देते। तो सम्यक दर्शन ये नाम है, ये संज्ञा है, ये लोक व्यवहार के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये लोक व्यवहार के लिए उन्होंने प्रयोग किया है। निक्षेप विधिना शब्दार्था प्रस्तीर्यते, निक्षेप विधि के द्वारा शब्दार्था शब्दों के अर्थ को प्रस्तीर्यते विस्तृत किया जाता है, शब्दों के अर्थ को विस्तार प्राप्त होता है। किस विधि से, निक्षेप विधि से। निक्षेप विधि से मतलब हमने मान लीजिए जीव शब्द न जाना था, जीव तत्व, अब जीव तत्व को हमने मात्र जीव को जाना था, अब जीव से हमने ये भी जान लिया कि जीव कौन कौन हो सकता है, हम किसी का नाम जीवांश रख दें तो क्या नहीं हो सकता। तो निक्षेप शब्द से उस शब्द का विस्तार किया गया है कि आप उसकी स्थापना भी कर सकते हो, आप प्यादे को भी जीव कह सकते हो, प्यादे को भी हाथी कह सकते हो। समझ में आया। तो ये विस्तार निक्षेप विधि के द्वारा किया गया है। कह रहे तत्शब्द ग्रहणम किमर्थम, अब आपने बार बार ये शब्द आएगा कि ये तत्शब्द आपने फिर ग्रहण कर लिया। क्या दिया था उन्होंने सूत्र में, तन्यासः, तत्न्यासः, तत्न्यास आया था, तन्यासः में तत् निकलेगा। तो बोले ये जो तत्शब्द दिया आपने ये किस लिए ग्रहण कर लिया आपने, इसमें तो जरूरत ही नहीं थी। तो कह रहे असति ही तत्शब्दे सम्यक दर्शनादीनाम प्रधानानाम एव न्यासेन अभिसंबंधः स्यात् तद विषय भावेन उपगृहीतानाम जीवादीनाम अप्रधानानाम न स्यात्। तो कह रहे असति ही तत्शब्दे, तत्शब्द के नहीं होने पर, असति मतलब नहीं होने पर, तत्शब्दे यदि तत्शब्द नहीं आता तो उसके नहीं होने पर सम्यक दर्शन आदि नाम प्रधानानाम एव न्यासेन अभिसंबंधः स्यात्। सम्यक दर्शन आदि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनका ही न्यास होता, निक्षेप होता, इनका ही ग्रहण होता और न्यास आदि के द्वारा इनका ही संबंध प्राप्त होता। तद विषय भावेन, और जो सम्यक दर्शन आदि का विषय है, वो सम्यक दर्शन आदि का विषय किसमें जाता है, सम्यक दर्शन का विषय क्या है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जीव जीवाश्रव बंध संबंध निजरा मोक्ष, यही तो सम्यक दर्शन के विषय हैं। तो सम्यक दर्शन आदि के जो विषय हैं उन विषय भावेन, उन विषयों के भाव के द्वारा उपगृहीता नाम, उन भावों से ग्रहण किए गए, जीवादि नाम, जीव अजीव आश्रव आदि का, अप्रधाना नाम ना स्यात्, जीव आदि में वह ग्रहण नहीं होता। मतलब तत्शब्द से इन्हें, ध्यान से सुनो, नाम, स्थापना, द्रव्य और निक्षेप, ये चार आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में घटा देते, मात्र इसमें घटाना था आपको, आपने जीव अजीव आश्रवबंध में क्यों घटाए, आपने उसमें भी घटा दिए। तो कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का प्रकरण चल रहा था तो इसी में घटाना था, क्योंकि ये प्रधान है। पहला सूत्र तो इसी के ही तो भेद बने थे कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम,
इसी से तो 7 तत्व निकले थे। 7 तत्व तो इसने दिए थे, तो बोले इसमें घटा देना था, 7 तत्वों में घटाने की जरूरत नहीं थी नाम आदि को। जो प्रधान है, प्रधान कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, क्योंकि इनका प्रकरण चल रहा था मोक्ष मार्ग का। तो जीव आदि 7 तत्व में निक्षेप आदि को घटाना जरूरी नहीं था, आपने क्यों घटाया? तो कह रहे हैं तत्शब्द ग्रहणे पुनः क्रियमाणे सति सामर्थ्यात् प्रधानानाम अप्रधानानाम च ग्रहणम सिद्धम भवति। तत्शब्द के पुनः क्रियमाणे, तत्शब्द के ग्रहणे, तत्शब्द के ग्रहण करने पर, पुनः क्रियमाणे फिर से उस तत्शब्द को देने पर, सति मतलब ऐसा प्राप्त करने पर, सामर्थ्यात् सामर्थ्य से, प्रधानानाम अप्रधानानाम च, प्रधान मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और अप्रधान जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष, इनका ग्रहणम सिद्धम भवति, इनका ग्रहण सिद्ध हो जाता है। मतलब तत्शब्द से 7 तत्वों का भी निक्षेप करना, नाम स्थापना द्रव्य भाव लगाना, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आदि का भी निक्षेप करना, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, किसी की कोई जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं इतने में। कोई जिज्ञासा नहीं? चलिए ठीक है। हाँ जी, पायल जी आपको अनम्यूट किया जा रहा है। भैया जी, इसमें जो आपने आगम भाव जीव में बताया है कि वो मतलब उस पर्याय, उस उपयोग से भी युक्त है और उसको उसका ज्ञान भी है, वो हाँ जी वो आगम भाव जीव है। जी, जब उपयोग से भी युक्त है और उसको ज्ञान भी है, तो वो पर्याय से भी तो युक्त होगा ना? इन्होंने बाद में, इसीलिए तो द्रव्य के वो भाव के ही तो भेद हैं। देखो, भाव के 2 भेद किए, आगम और नो आगम, भाव के हाँ ही भेद किए। तो पर्याय से भी युक्त होगा, मतलब आगम द्रव्य, आगम भाव जीव भी उस समय होगा और नो आगम भाव जीव भी उस समय होगा। जैसे उदाहरण दिया था हमने आपको कि पूजा करते समय पुजारी, तो पूजा करते समय जब उस समय उसका उपयोग हो रहा है और उसका हाँ ज्ञान है, तो वो क्या हाँ, है? वो तो हुआ आगम भाव जीव। ठीक और है। उस पुजारी की ड्रेस में भी है, द्रव्य लिए हुए है, पूजन कर रहा है, तो वो हो गया नो आगम भाव जीव। अच्छा, एक ही जीव में दोनों होंगे दोनों मतलब? बन जाएंगे, आगम भाव जीव और नो आगम भाव जीव दोनों एक साथ बनेंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक है।